हजारों नौजवानों का क्या जिन्होंने 10-10, 15-15 साल दिए एज ए डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, चाहे वो पीएचई हो, अदर डिपार्टमेंट्स हो, एक अच्छी खासी फौज हमारे पास हो, जिसको लेकर एलजी साहब का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा था, जिस पर आपने भी ट्वीट और कई बार तकरीरें भी की हैं कि जनाब ऐसा नहीं चलेगा, इन लोगों का एड्रेस होना चाहिए। अब जब 3 महीने हो गए हैं, क्या हम नेक्स्ट 3 महीने में कोई उम्मीद रखें इस हुकूमत से, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि ये जो एक ग्रेव इशू है हजारों लोगों का, ये कहीं ना कहीं एड्रेस होगा, सुलझेगा, कोई रास्ता निकलेगा इसका? इनके जमाने में इनके लिए हम रास्ता निकाल देंगे। अगर मेरी पिछली हुकूमत में फ्लड नहीं आया होता, इसका हमने उस वक्त इलाज निकाल दिया था। हमने इनकी नंबर जो है वो एस्टैब्लिश की थी, इनको रेगुलराइज करने का जो प्रोसीजर था वो भी एस्टैब्लिश किया था, लेकिन फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अब इस सिलसिले को नए सिरे से करना पड़ेगा। कितने डेली वेजर हैं, कहाँ पर हैं, क्या वो वाकई काम कर रहे हैं या नहीं, पहले हमें वो नंबर एस्टैब्लिश करना होगा, किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे, उसके बाद उनको रेगुलराइजेशन का जो है वो सिलसिला हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके साथ साथ ही एक मामला हमारा रिजर्वेशन का भी है, जिसको लेकर आपने कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई, अदालत के अंदर भी मामला है, लेकिन उमर साहब के सामने खाका क्या है कि इसको यार ऐसे एड्रेस किया जा सकता है और सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट ना हो। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि फिर मेरे ऊपर सवाल उठेगा कि जब कैबिनेट सब कमेटी ने अपना काम किया नहीं, या कोर्ट ने अपनी जो है अपना इसमें फैसला सुनाया नहीं, तो चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ से अपनी बात कर गए। मैंने इससे पहले भी, मुझे याद है, एक मामले में वक्त से पहले मैंने अपनी बात सामने रखी और उसके लिए मैंने फिर बहुत पछताया। तो इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा। कैबिनेट सब कमेटी को अपना काम करने दीजिए, हाई कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, उनके फैसले आने दो, फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। तो ये कब तक एक्सपेक्ट है कि ये मामला हल होगा, क्योंकि नौजवान तजब्जुब के शिकार है और रिक्रूटमेंट ड्राइव भी चल रहा है, और ये जो एक अच्छी खासी आबादी है जिनके हकूक मारे जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने तो साफ कहा है, और उनकी जो बातें हैं वो हम सब पे लागू हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी रिक्रूटमेंट इस दौरान की जाएगी, इट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द कोर्ट प्रोसेस। तो ठीक है, हम अपना रिक्रूटमेंट जो है करते रहेंगे, ये जानते हुए भी कि कल को जब कोर्ट का फैसला आएगा, जो हमने फिलहाल रिक्रूटमेंट की है उसका असर उस पर पड़ेगा। यानी कोर्ट वाले मामले पर, कोर्ट की हेयरिंग पर एक मेजर इफेक्ट और इम्पैक्ट होगा। तब आखिरकार ये कोर्ट पे ही डिसाइड होगा। तो कैबिनेट सब कमेटी का रोल क्या है फिर? एडवाइस करना गवर्नमेंट को कि फिलहाल हम क्या कर सकते हैं। तो वो कब तक एक्सपेक्ट है? उन पर वक्त की सीमा दी गई है। एक्सपेक्ट है ना कि कोई 2 महीने, 6 महीने, कोई तो 6 महीने का वक्त दिया गया था। विदिन 6 मंथ्स कुछ 6 महीने का वक्त दिया गया था। ठीक है उमर साहब, जब हम ये रिजर्वेशन की बात करें तो आपके राइट हैंड नौजवान लीडर आगा रुल्ला मेहदी भी मैदान में है, और जिस तरीके से वो मैदान में आए, एहतजाज किया, आपने कहा कि जमहूरियत का हक है जी, पहली बार ऐसे देखने को मिला कि कोई बाहर आया और सीएम के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन अंदर खाने बड़ी चीजें चल रही है। कहा जा रहा कि ऑल इज नॉट वेल इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या है आखिर कहानी? आपको यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आ रही है? मुझे तो सारे साथी यहाँ नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों ये साथ बैठे हैं एक ही सोफे पे, डिप्टी सीएम साहब और एडवाइजर साहब। कहाँ गए थे ये चाय पीने कल बड़गाम में? किसके साथ? किसके साथ था? रुल्ला साहब के घर के। एक मिनट, अगर तनाव होता, जी सर, मेरी रुल्ला साहब से नाराजगी होती, या मैं उनसे अब कोई रिश्ता जो है आगे रखने के लिए तैयार नहीं होता, आपको क्या लगता है ना मेरे डिप्टी सीएम और एडवाइजर मुझसे बिना पूछे उनके घर जाते? एक नहीं 2 वैकेंसियां पैदा हो जाती ना। मुझे एक नया एडवाइजर ढूंढना पड़ता और एक नया डिप्टी सीएम ढूंढना पड़ता। तो वही तो कह रहे थे ना कि जनाब कुछ तो पक रहा था, जिस पर उमर साहब ने अब काबू करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की आगा साहब को। खबरें ये भी है कि आप दिल्ली भी जा रहे हैं एहतजाज करने के लिए, अगर स्टेटहुड नहीं मिला। अच्छा, आपकी लीडरशिप वो भी सोच रही है? सोच रही होगी। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। तैयार कीजिए ना, फिर काडर को बता दीजिए चलना है दिल्ली, कब चल रहे हैं? जब चलेंगे तो आपको बताएंगे। यानी प्लान है? प्लान है नहीं है वो हम पे छोड़िए ना।
नहीं, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको कि अगर जब आज़ादियाँ हैं, जब नहीं बताना होगा बताएंगे ना। अब आपको कितना टाइम लगता है दिल्ली पहुंचने में? घंटा एक। बताएंगे आप। ठीक है उमर साहब, जरा और आगे चलता हूं। कुछ मामलात आपके मैनिफेस्टो में ही थे, नौजवानों को लेकर बात चल रही है। हमारे जम्मू कश्मीर, एंटायर जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा नासूर है, हजारों लोग इसमें दलदल में फंसे हैं। और मुझे इस बात को बड़ा एहसास है कि जब आपकी टीम के साथ बात हुई थी लास्ट टाइम, रात्र साहब वो कमेटी हेड कर रहे थे, इश्योर किया गया था कि इस मेंस को रोकने के लिए, इस नेक्सस को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कदम किया जाएगा। और किया जा रहा है। कुछ काम कर रही है। नहीं, पुलिस भी कर रही है, हुकूमत की तरफ से भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इसको दोनों तरीकों से डील करना होगा। एक, सप्लाई नहीं होनी चाहिए, वो पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ वगैरह उनकी जिम्मेदारी है। और डिमांड को भी मतलब चेक में लाना कि मतलब इसकी कहीं पे मांग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट का बच्चों के साथ एक तालमेल बनाए रखना। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने नौजवानों को कुछ और करने के लिए देना होगा, और इसलिए खास तवज्जो मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को कहा हुआ है कि प्ले फील्ड्स, प्ले ग्राउंड्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ये कायम करने की जरूरत है, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि गांव के लेवल पे, ताकि नौजवानों को हम कुछ दें। जहां रोजगार की बात आपने की, उसकी तरफ भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको इस तरह की जो है एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह, इन चीज़ों में उनकी दिलचस्पी रहे। उसके लिए सोसाइटी को सामने इसमें लाने, जो हमारे मजहबी लीडर हैं उनको इस मूवमेंट में शामिल करने की, ताकि जब भी वो बात करें, चाहे मस्जिद में हो, मंदिर में हो, गुरुद्वारा में हो, चर्च में हो, तो नौजवानों को इसके बारे में काउंसिल करना, इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। तो इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, वो ये था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, अगर पुलिस की तरफ से कुछ चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए था ग्राउंड पर वो है नहीं। और स्पेशली हमारी लड़कियां, बहनें, माएँ जो इसमें है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। कोई शायद उसमें अब हेल्थ मिनिस्टर साहिबा यहाँ पे हैं, वो भी इसमें कार्रवाई कर रही हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल्स हैं उनमें रेजिडेंशियल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स कायम करना, उसके लिए हमने मरकज से बात की। पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब ने एक ऑनलाइन मीटिंग रखी थी विद ऑल नॉर्थ जोन स्टेट्स एंड टेरिटरीज। उसमें हमने कई सारी ऐसी बातें रखी ड्रग डी एडिक्शन को लेके, जिसमें मुझे उम्मीद है कि मरकज की हमें मदद मिलेगी। और ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जिनमें साइकाट्रिस्ट वगैरह का अरेंजमेंट हो, उसको हम कायम करेंगे। उमर साहब, माइनॉरिटीज भी एक मेजर हमारा चंक है, और मैं देखता था फारूक साहब जब 96 में थे तब से लेकर एक प्लान बनाने की बात हो रही थी। दिल्ली में मनमोहन सिंह साहब थे तो प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन चला उसमें। आज के दिन में किस तरीके की प्लानिंग है, और ये जो डिवीजन दिख रहा है, क्या वाकई तौर पर ये डिवीजन है? किस तरह का डिवीजन? मतलब जो 2024 में हमने देखा कि अलग अलग वोटिंग पैटर्न्स और इस तरह की, ये वोटिंग पैटर्न्स वाली बात मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये कौन सी नई बात है ना। वोटिंग पैटर्न्स इसी तरह रहे। अगर जहां तक मुझे याद है, बीजेपी के मतलब यहां उभरने से पहले यहां टकराव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रहता था। अलाइड छोटी पार्टियां जो हैं वो अपना रोल अदा करती थी, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अवामी एक्शन कमेटी हो, यहाँ पे पैंथर पार्टी वगैरह। लेकिन आमतौर पे डिवीजन इसी तरह का रहता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी कश्मीर में रहती थी, कांग्रेस की कामयाबी जम्मू में रहती थी, और जम्मू का जो पहाड़ी बेल्ट है, रजौरी, पुंछ, चिनाब, यहाँ पे हम लड़ते थे और सीटों का जो है बंटवारा होता था। इसी तरह का डिवीजन रहता था। उस वक्त किसी ने तो ये नहीं कहा कि अब जम्मू कश्मीर एक साथ रह नहीं सकती, बट गए, अलग हो गए। उस वक्त भी वोटों का इसी तरह डिवीजन होता था, आज भी रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है ना। बात आप ये देखिए ना, हुकूमत में डिवीजन नहीं होना चाहिए। हुकूमत इस डिवीजन को जो है काम तोड़ने का काम करे। बड़ी बात यह है, हमारी हुकूमत में हालांकि इस बात के बावजूद कि हमें बहुत कम एमएलएज जम्मू से मिले, हमने जम्मू के साथ कौन सी नाइंसाफी की ना। जितना जम्मू का हक था, मुझे लगता है हमने जम्मू को अपना हक दिया। अब जब हमें रियासत का दर्जा मिलेगा और हम मिनिस्टरों की तादाद जो है बढ़ा पाएंगे, जम्मू को और मिलेगा। मैं चाहता हूं कि दोबारा यहाँ अपर हाउस कायम हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसी रियासत को सिर्फ असेंबली तक ही मौजूद रखना, यहाँ बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफी है।
अब असेंबली में सिख रिप्रेजेंटेशन है नहीं, कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेशन है नहीं, क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेशन है नहीं, लेडीज रिप्रेजेंटेशन कम है। इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का तरीका असेंबली से नहीं है, आपको अपर हाउस कायम करके नॉमिनेशन के जरिए अपर हाउस में इनकी नुमाइंदगी देनी होगी ताकि इन तबकों को भी एक आवाज मिले। नॉमिनेशन की बात चली और तो 5 एमएलएज की भी नॉमिनेशन है। क्या उमर साहब की कंसल्टेशन होम मिनिस्ट्री के साथ है कि कौन से 5 नाम होंगे और कब तक एक्सपेक्ट है वो? आप लोगों को तो लग रहा था कि पहले दिन ही किए जाएंगे, नहीं हुए, हो जाएंगे ना, अब आगे देखें। अपने बजट सेशन से पहले होंगे या बाद में? अब इंतजार करिए ना, अब देखें। वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा इशू है, उस पर आप भी बोल रहे हैं, तो आज के दिन में क्या सौगात उमर साहब देना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? अब अपने लेवल पे तो जितना हम एम्पावर कर सकते थे किया है। जम्मू कश्मीर शायद पहली ऐसी रियासत थी जिन्होंने 3rd टियर में वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए उनको रिजर्वेशन का सिलसिला दिया। मुल्क भर में उसके बाद हुआ। आगे जब मुल्क की सतह पे रिजर्वेशन जो है लेडीज के लिए पार्लियामेंट असेंबली में पास होगा, हम भी उस पर अमल करेंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट में भी 6 मिनिस्टरों में कोशिश की गई कि रिप्रेजेंटेशन हो और 1 मिनिस्टर हैं, आगे जाके इसकी तादाद बढ़ेगी। पंचायत और यूएलबी के इलेक्शन